Yeah. In today's class, we are going to miss. I'm going to deliver a lecture on the birthday party. Just sharing the whiteboard. And let me tell you कि what do you find in the birthday party या the birthday party में क्या क्या होता है। उसके आथर को लेकर के मैं एक बार बात कर चुका हूँ। आथर को लेकर के अभी कल तो क्लास नहीं मैंने लिया था, लेकिन वो मैंने उसके पहले हैरोल्ड पिंटर को लेकर डिटेल में बात किए थे कि जन्म कब हुआ, कब उनकी मौत हुई है, नोबेल प्राइज कब मिला था, और साथ ही साथ उनका अपना जो वर्क है उनमें क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट है। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जो बात करूंगा वो आपका द बर्थडे पार्टी को लेकर के है। और बर्थडे पार्टी में क्या क्या चीजें हैं, बहुत ज्यादा उसमें ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो बर्थडे पार्टी जो आपका प्ले है, यह प्ले कब आया। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बर्थडे पार्टी, BIRTHDAY, द बर्थडे पार्टी। यू फाइंड दैट कि जो द बर्थडे पार्टी है, ये आपका जो प्ले है द बर्थडे पार्टी, इसमें जो है क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट की इट पब्लिश्ड इन 1957। इट पब्लिश्ड, PUBLISHED, it published in 1957, 1957। ये कब पब्लिश होता है? 1957 ईस्वी में पब्लिश होता है। ये एक पॉइंट आपको है जो ध्यान में रखना है, इट पब्लिश इन 1957। दूसरा चीज की यह उनका पहला फुल लेंथ प्ले था। सेकेंड पॉइंट, इट वॉज हिज फर्स्ट फुल लेंथ प्ले, इट वॉज हिज फर्स्ट फुल लेंथ प्ले, इट वॉज हिज फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट फुल लेंथ प्ले। यह उनका पहला फुल लेंथ प्ले था। इट वॉज हिज फर्स्ट फुल लेंथ प्ले। दूसरा चीज की ये पब्लिश कहाँ पे होता है? इनकोर पब्लिशिंग में। इट पब्लिश इन लंदन बाय इनकोर पब्लिशिंग। समटाइम्स पब्लिशिंग का भी पूछा जाता है। तो थर्ड पॉइंट, इट पब्लिश्ड इन लंदन, इट पब्लिश्ड इन लंदन बाय इनकोर पब्लिशिंग, बाय, दिस इज द इनकोर, इनकोर पब्लिशिंग, ENCORE, इनकोर पब्लिशिंग, SHING, इनकोर, ENCORE, इनकोर पब्लिशिंग, PUBLISHING, इनकोर पब्लिशिंग के द्वारा ये पब्लिश होता है। तो यू फाइंड दिस थिंग। और इनकोर पब्लिशिंग के द्वारा ये 1959 में आता है। इन 1959, इन 1959, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आप देखिए मैं यहाँ पे क्या क्या बताना चाहता हूँ। एक तो मैंने बताया कि इट पब्लिश्ड इन लंदन, किस जगह पब्लिश हुआ? लंदन में। किसके द्वारा? इनकोर पब्लिशिंग के द्वारा पब्लिश हुआ है। कब पब्लिश होता है? 1959 में पब्लिश होता है। और उसके पहले मैंने आपको क्या बताया था? मैंने उसके पहले आपको ये बताया था कि पहला फुल लेंथ प्ले है जो 1957 में पब्लिश हुआ है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज मेरी जा रही है फत? जी सर अब आई हेलो। आवाज। अब आ रही, सर अब आ रही है सर अब। अच्छा, तो इट वाज हिज फर्स्ट फुल लेंथ प्ले, पहला फुल लेंथ प्ले था।
इट पब्लिश्ड इन लंदन, लंदन में पब्लिश हुआ, किसके द्वारा? इनकोर पब्लिशिंग के द्वारा पब्लिश हुआ है। और कब पब्लिश हुआ? 1959 में पब्लिश हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक तीसरा पॉइंट बनता है, और वह तीसरा पॉइंट क्या बनता है कि यू विल कम टू नो कि ये एक पोस्ट मॉडर्न प्ले है। इट्स अ पोस्ट मॉडर्न प्ले। कल मैंने वैसे भी आपको बताया था कि इट्स अ पोस्ट मॉडर्न प्ले। यह जो है कैसा प्ले है? पोस्ट मॉडर्न प्ले है। और जो पोस्ट मॉडर्न प्ले है, इसमें किन प्रॉब्लम्स को लेकर के बात की गई है? इसमें उन प्रॉब्लम्स को डील किया गया है, या उन प्रॉब्लम्स को लेकर के बात की गई है जिसमें आप कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के अनरेस्ट है, एंजाइटी है, जो मैंने आपको बताया था कि हैरोल्ड पिंटर के ड्रामा में देखने को मिलता है। तो इट्स अ पोस्ट मॉडर्न प्ले। और चौथा पॉइंट की it deals with it deals with it deals with trauma, 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 pain, stain एंड डिसऑर्डर को लेकर के किसी न किसी वे में ये भी आपको नजर आएगा। और जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि मीनिंगलेस लाइफ है, और अनएक्सप्लेनेबल है, और साथ ही साथ इरेशनल, इलॉजिकल, उन तमाम चीजों को लेकर के इसमें बात की जाती है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो चीज थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि फिफ्थ पॉइंट में कि इसका सेटिंग कहाँ पर है? रन डाउन सी साइड बोर्डिंग हाउस। इट्स सेटिंग, SETTING, इट्स सेटिंग occurs, OCCURS, occurs in its setting occurs in run down seaside boarding house, run down seaside बोर्डिंग हाउस, सी साइड, SEA के बाद ये मैंने हाइफन का यूज किया है, सी साइड बोर्डिंग हाउस। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, उसका जो सेटिंग है वो कहाँ पर है? रन डाउन सी साइड बोर्डिंग हाउस, एक बोर्डिंग हाउस में। और यह बोर्डिंग हाउस कहाँ पर है? सी साइड बोर्डिंग हाउस में उसका सेटिंग दिखाया गया है। और जहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे एक आदमी का जो बर्थडे सेलिब्रेट होना है, वह कैसे एक नाइट मेयर में तब्दील हो जाता है, जब दो लोगों का, एक दो स्ट्रेंजर्स का आगमन होता है। और वो जो दोनों स्ट्रेंजर्स वे है, वे दे अराइव, या दे कम अनएक्सपेक्टेडली। और इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो मैं एक चीज और ये पॉइंट जरूर बताऊंगा जो मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है कि हाउ द बर्थडे पार्टी हाउ द बर्थडे पार्टी ऑफ स्टैनली, स्टैनली इस पूरे प्ले का हीरो है, या सेंट्रल कैरेक्टर। हीरो का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे है ही नहीं अगर देखा जाए। इसमें दिखाया जाता है कि एक कैरेक्टर है जो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का है। उसका जो बर्थडे पार्टी होती है, कैसे हाउ द बर्थडे पार्टी ऑफ स्टैनली किसमें हो जाता है? तब्दील हो जाता है। हाउ द बर्थडे पार्टी ऑफ स्टैनली जस्ट यू कम टू नो कि टर्न इनटू अ नाइट मेयर, टर्न, TURNED, turned a into a nightmare, 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 turned into a nightmare when two sinister stranger, when two sinister, SINISTER, sinister strangers, STRANGERS, two sinister strangers arrive, ARRIVE, arrive
अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली, PECTEDLY, अनएक्सपेक्टेडली। तो इसमें क्या दिखाया जाता है कि कुछ नहीं, आपको समझना, ये समझना है कि इसमें क्या दिखाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही कि हाउ द बर्थडे पार्टी अगर देखा जाए तो उसमें लोग डांस करते हैं, म्यूजिक का यूज है, या द पीपल एंजॉय। अगर इफ आई डोंट से कि if the birthday is celebrated it means that कि that is the moment of joy, pleasure and happiness वहां पे होता है। लेकिन यह बर्थडे पार्टी क्या होती है, किसमें तब्दील हो जाती है, हाउ द बर्थडे पार्टी ऑफ स्टाइनली, किसका बर्थडे पार्टी, स्टाइनली का, किसमें टर्न हो जाता है, टर्न इनटू अ, किसमें टर्न हो जाता है, नाइट मेयर, डरावने वाले वातावरण में तब्दील हो जाता है। क्यों तब्दील हो जाता है कि दो जो है सिनिस्टर, सिनिस्टर वाले जिद्दी, स्ट्रेंजर अजनबी, दो जिद्दी अजनबियों का आगमन होता है, और वे, उनके आगमन की कोई उम्मीद भी नहीं होती है। वे आते हैं, दे आर द इंट्रूडर्स, और वे जो इंट्रूडर्स हैं, वे गॉल्डबर्ज है, मकैन है, दो कैरेक्टर हैं, वे आते हैं और वे कैसे जो है, जो हीरो है उसको परेशान करते हैं और उसकी बर्थडे पार्टी को पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं, या वो बर्थडे नहीं भी, अपना बर्थडे पार्टी नहीं भी सेलिब्रेट करना चाहता है तो उसको जबरदस्ती सेलिब्रेट कराते हैं, जस्ट टू पुटिंग, यू कैन से कि ड्रम अराउंड हिज नेक एंड ही बीट्स द ड्रम, ड्यूरिंग बीटिंग ऑफ द ड्रम ही फेंट्स, वह मूर्छित हो जाता है। तो हमारा हीरो ऐसा है कि जो ड्रम बजाते बजाते अपनी पार्टी में डांस करते करते ही मूर्छित हो जाता। तो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए कि व्हाट टाइप ऑफ हीरो, एक हीरो वो लोग होते थे जो बैटल फील्ड में तलवार निकाल करके दुश्मनों के गले काट देते थे, मैकबेथ है, किंग लियर है, ओथेलो है, हैमलेट है, वट एवर द प्ले यू ऑफ शेक्सपियर यू टेक और फाइंड, यू विल कम टू नो कि कैसे वहां पर सिचुएशन, हाउ द सिचुएशन हैज बीन टैकल्ड और कंट्रोल। बट हियर यू फाइंड कि स्टैनली एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपको लगेगा कि बहुत ही मॉडर्न एज में, जबकि मॉडर्न एज है, उस एज का एक कैरेक्टर है जो इंट्रूडर से, अजनबियों से डरता है, और कहने के लिए वह हीरो है लेकिन उसमें कोई हीरोइज्म नहीं है। तो चूंकि लाइफ मीनिंगलेस है इस समय, और वर्ल्ड वार की वजह से लोगों में इतना दहशत और डर है, ऐसा लगता है कि कोई भी आज आने वाला अजनबी जो है वह प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। नाउ द एट्थ पॉइंट जो आपको समझना है वो ये कि इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मीनेस, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मीनेस, COMEDY, कॉमेडी ऑफ मीनेस। मीनेस का मतलब होता है थ्रेट, MENAC, मीनेस का मतलब होता है थ्रेट। थ्रेट मतलब धमकी देना, कैसे जो है धमकी दी जाती है। तो मीनेस का जो मतलब है वह क्या, थ्रेट्स है। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मीनेस, यह कॉमेडी ऑफ मीनेस का एग्जाम्पल है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट 9, अगर आप देखेंगे इन सब के अलावा, एक कॉमेडी ऑफ मीनेस, थ्रेट और सो मेनी थिंग्स, अगर आप देखेंगे उन सब के अलावा भी कुछ और भी चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत मायने रखती हैं। वो क्या चीज होती है कि आखिर अजनबियों से डर क्यों लग रहा है, कोई अजनबी अगर घर में आ रहा है तो ऐसा हीरो को क्यों लगता है कि वह हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हीरो कहता है कि मुझे पियानो बजाने का शौक है, या मैं पियानो में विश्वास करता हूँ, आई यूज टू प्ले पियानो। लेकिन हीरो जो है घर से बाहर नहीं निकल रहा, घर का मतलब जहाँ पे वो बोर्डिंग हाउस में रह रहा है वहां से वो बाहर नहीं निकलना चाहता। उसको लगता है कि मैं बाहर निकलूंगा लोग मेरा किडनैप कर ले जाएंगे। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, उस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की जो लाइफ है, अभी भी एक डर है, दहशत है। सेकेंड वर्ल्ड वार में ये होता था कि फला आदमी किडनैप कर ले जाएगा, या फला आदमी जो है दहशत का प्रतीक है, अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, सम मिस हैपनिंग, समथिंग यू कैन से कि एक डर और दहशत का माहौल है। इवन इवन इन टुडे, इवन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, द पर्टिकुलर टाइम और एज इन विच वी आर लिविंग, देन द दहशत, डर कि कब क्या हो जाए। तो इस तरह की चीजें जो है हम यहाँ पर पाते हैं कि इसीलिए इसको कॉमेडी ऑफ मीनेस कहा गया। और यह पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस को दिखाता, पोस्ट मॉडर्न एज तो है ही है, लेकिन प्ले किसके बारे में है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक्सपीरियंसेस, EXPERIENCES, पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस को दिखाता है।
यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखने को मिलेगा पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक्सपीरियंसेस को। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू से कि जो का कैरेक्टर है उसका क्या नाम है, स्टैनली स्टैनली वेबर है। और वह क्या है, पियानो प्लेयर है। और एक इस समय एक बोर्डिंग हाउस में रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, मेग के साथ रह रहा है। मेग और पेटी बॉल्स के साथ रह रहा है सी साइड डाउन में, सी साइड टाउन में। और तभी दो स्ट्रेंजर्स आते हैं, गॉल्डबर्ग और मकैन। वे उसको ऐसा लगता है कि ये दोनों स्ट्रेंजर्स भी उसी मकान में रहना चाहते हैं, और स्टैनले को लगता है ये मेरे सामने प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो वे लोग उसका क्या करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यह बर्थडे जो है उसके लिए बहुत बर्थडे ना होकर के ऐसा लगता है कि डेथ डे के रूप में तब्दील हो जाता है, किसके लिए, अ, उस हीरो के लिए। और बहुत डरावना वातावरण बन जाता है, हीरो बेहोश हो जाता है। वे दोनों उसको एम्बुलेंस से लेकर के जाते हैं। फिर कहाँ जाते हैं, उसके साथ क्या होता है, वी डोंट फाइंड एनीथिंग। तो नाउ जस्ट टॉकिंग अबाउट वन कैरेक्टर्स, CHARACTERS। कैरेक्टर्स को जब लेकर के आप बात करते हैं तो ये आता है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें से हैं। तो एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पेटी, PETEY। पेटी अ मैन। पेटी जो है एक मैन है, इन हिज 60s। पेटी एक आदमी है जो कितने साल का है, लगभग 60 साल का। पेटी अ मैन इन हिज 60s। वही घर का मालिक है जो बोर्डिंग हाउस है जहाँ पे स्टैनली रह रहा है। दूसरी एक कैरेक्टर है मेग। मेग जो है वाइफ है पेटी की। अ वुमन इन हर 60s। अ वुमन इन हर 60s, SIXTIES। ये क्या है, ये आपका एक वुमेन है। और एक कौन सी कैसी वुमेन है, अ वुमेन इन हर 60s, यह 60 की है। दूसरा चीज अगर आप देखेंगे कि वो क्या है, स्टैनली। स्टैनली अ मैन इन हिज लेट 30s। अ मैन इन हिज लेट 30s। ये एक ऐसा आदमी जो लेट 30s में, अ मैन इन हिज लेट 30s, वो कौन है, स्टैनली। स्टैनली अ मैन इन हिज लेट 30s। नाउ द फोर्थ इज नेक्स्ट कैरेक्टर जो आपका है वो कौन है, लुल्लू। LULU, लुल। ओ माय गॉड, जैसा नाम ही लुल्लू वैसे स्पेलिंग भी लिखाई पड़ रहा है, लुल्लू। जो लुल्लू है, शी इज अ प्रोस्टिट्यूट इन हर 20s। अ prostitute, TUT, a prostitute in her 20s। ये भी स्टैनले के साथ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, खासकर जब बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होती है। तो ये स्टैनले को टीज करती है गॉल्डबर्ग और मकैन के साथ मिल करके। तो लुलू इज अ प्रोस्टिट्यूट इन हर 20s। इसके अलावा यू फाइंड व्हाट अदर थिंग यू फाइंड, आपका फिफ्थ कैरेक्टर, जो दोनों स्ट्रेंजर हैं, गॉल्डबर्ग, GOLD, गॉल्डबर्ग। गॉल्डबर्ग गॉल्डबर्ग यू फाइंड कि ये जो गॉल्डबर्ग है ये क्या है, अ मैन इन हिज 50s। अ मैन इन हिज 50s। ये अ मैन इन हिज 50s है। और अगर कहा जाए कि एन इंट्रूडर, INTRUDER, एक घुसपैठिया टाइप का जो किसी के घर में आ जाता है, और आने के बाद उस घर में जो पहले से मेहमान रह रहा है जिसका नाम स्टैनली है, उसको बहुत परेशान करता है अपने दोस्त के साथ मिल करके। तो दिस इज गॉल्डबर्ग in his 50s and intruder. Now the next character, that is the last character, McCann, MC, फिर CANN।
पहले एम फिर सी स्मॉल में फिर अगला वाला सी कैपिटल में है, मकैन। मकैन अ मैन ऑफ 30। मकैन भी क्या है, अ मैन ऑफ 30, अ मैन ऑफ 30। और ये जो मैन ऑफ 30 है ये भी एन इंट्रूडर, एन इंट्रूडर, ये क्या है, इंट्रूडर है। ये भी घुसपैठिए टाइप के हैं, अ मैन ऑफ 30 एंड इंट्रूडर, दिस थिंग्स यू फाइंड। तो इसमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो इस तरह से है कि कैसे एक इंट्रूडर है, कैसे वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कैसे वो अदर तरह की चीजें हमारे सामने खड़ी करते हैं, और उन सबको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो वेन एवर आई टॉक, वेन एवर यू टॉक, या कुछ भी अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं जो हमें देखना है। और क्या क्या चीजें देखनी है, ये सब चीजें देखनी है कि कैरेक्टर क्या है, थीम क्या है। अगर कोई पूछता है इसका थीम क्या है, तो आप ये मानिए कि जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड, जो इस तरह के प्लेज होते हैं, कॉमेडी ऑफ मीनेस या थिएटर ऑफ एब्सर्ड, उसका कोई थीम नहीं होता, क्योंकि इसमें सारी बातें मीनिंगलेस है, इलॉजिकल है। उसमें टाइम प्लेस और एक्शन का कोई बहुत मतलब नहीं होता है। जो चीज जहां से शुरू होती है वहीं पे रुक जाती है, फिर शुरू होती है, फिर रुक जाती है, सब कुछ बिल्कुल इलॉजिकल और इनऑर्गेनिक रहता है। कोई बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। तो दिस थिंग्स वी फाइंड, या दिस थिंग्स वी सी। और कहानी किसकी है, एक ऐसे कैरेक्टर की है जिसका नाम स्टैनली है, जो 30 साल के लगभग है, जो पियानो प्ले करता है। और उसकी मतलब ख्वाहिश रहती, पहले वो पियानो वगैरह प्ले करता है, अब वह एक बोर्डिंग हाउस में किराए पर रह रहा है। किसके साथ रह रहा है, मेग के साथ रह रहा है। मेग उसको मदरली अफेक्शन देती है, लेकिन कभी कभार उस रिलेशन में लगता है कि मदरली अफेक्शन ना हो करके कुछ और ही रिलेशन है। लेकिन रियली में उसमें क्या होता है कि सारे रिलेशन को मीनिंगलेस दिखाने की कोशिश की गई है। और उसमें जो है वी फाइंड आउट कि मदरली अफेक्शन ही रहता है, मेग उसकी केयर करती है, और वह एक तरह से कहा जा सकता है कि पेइंग गेस्ट है। जो स्टैनली है वह मेग के लिए क्या है, पेइंग गेस्ट है। वह और बताता है कि मेरे ये शौक है, लेकिन वह घर से बाहर नहीं निकलता है। बड़ी बड़ी उसकी सेव हो चुकी है, और वेल ड्रेस्ड नहीं रहता। तो ऐसा लगता है जैसे आज के आधुनिक समय के बहुत सारे इलाहाबादी कल्चर में आप देख सकते हैं, जब अगर आप वहां पे जाएंगे तो तमाम ऐसे हीरोज आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, जो बड़ी बड़ी दाढ़ियां बढ़ाए रखते हैं। कई कई दिनों तक उनको जैसा लगता है कि मौका नहीं मिलता है शेप बनाने के लिए। या अगर आप ये देखेंगे कि वो जो है 8x8 के कमरे में रहते हैं, वो भी उनका भी बोर्डिंग हाउस होता है, कहीं पे कोई पेइंग गेस्ट के रूप में रहता है। उसके बाद वो निकलते हैं शाम को, सब्जी लिए खुद चले गए, खाना पीना बनाए। उनकी भी मतलब लाइफ बड़ी जो है आप कह सकते हैं काफी संघर्ष वाली जीवन रहती है। तो यहाँ पे जो स्टैनली है वह एक ऐसा कैरेक्टर है जो आप कह सकते हैं 30 साल का है, लेकिन उस 30 साल के उस कैरेक्टर को कोई लाइफ में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। वो अपनी पास्ट की बातें करता है कि माई पास्ट वाज ब्राइट एंड आई यूज टू प्ले पियानो, मैं पियानो खेलता था। लेकिन अब वो जो है घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है, और डरा सहमा सा हुआ है। उसको लगता है अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मेरा लोग किडनैप कर ले जाएंगे। और देखेंगे आपकी जैसे ही ड्रामा आगे बढ़ता है तो दो आदमी आते हैं, मकैन और गॉल्डबर्ग। तो वो दोनों आते हैं और वो भी उसी बोर्डिंग हाउस में रहना चाहते हैं। रहना क्या चाहते हैं, वहीं पे रहते हैं। फिर बाद में उनको ये पता चलता है कि स्टैनली का तो बर्थडे है, वे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जानबूझ करके, जबकि स्टैनली उनके पास आना भी नहीं चाहता। ही इज नॉट इंटरेस्टेड अल्टीमेटली टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, बट यू विल कम टू दे फोर्स इंक्लूडिंग लुलू, जो एक प्रोस्टिट्यूट है, जो उसको टीज करती है तमाम तरह से जो है। और उसमें आप देखेंगे मेक का रोल क्या है, ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। तो गॉल्डबर्ग और मकैन उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके गले में ड्रम बांध देते हैं, और हीरो बीट्स द ड्रम एंड जस्ट मार्च लाइक अ सोल्जर। लेकिन तभी वह बेहोश होकर के गिर जाता है, और लुलू डांस ही करती रहती, उसकी अपनी अलग आदत है। तो हमारा हीरो बेहोश पड़ा हुआ है और लोग डांस कर रहे हैं, उसी में चिल्लाहट चीखने की आवाज है, कुछ सुनाई नहीं पड़ता। तो लगता है जैसे लाइफ हमारी एकदम डिस्टरबेंस है, किस डायरेक्शन में चल रही है। वैसे ही कुछ यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई कि कोई कहानी नहीं है, मीनिंगलेस है, बगैर किसी डायरेक्शन के। थिएटर ऑफ एब्सर्ड का एग्जांपल है, कॉमेडी ऑफ मीनेस है। these things we find. So what I want to say, what I want to tell you, when you go with this play you will come to know कि रियली में जो प्ले है वह बहुत ही ज्यादा जो है मैं ये नहीं कहूंगा इंटरेस्टिंग है। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तब तो इंटरेस्ट नहीं आएगा,
लेकिन अगर आपको कोई बताने वाला होगा तो देन यू विल कम टू नो कि या यू फाइंड दीज फैक्ट्स, यू फाइंड दीज थिंग्स, एंड अनडाउटली कि द प्ले इज मच इंटरेस्टिंग, एंड यू आर मीन्स व्हेन यू रीड द प्ले तो आपको शुरू में नहीं समझ, लेकिन जब उसको, क्योंकि कोई उसमें इंटरलिंकिंग नहीं है, लेकिन जब आप उसको इंटरलिंक करते हुए चलते हैं तब लगता है कि ये प्ले में ये पॉइंट है और ये सारी चीजें हैं जहाँ पे हमें समझने की कोशिश करना चाहिए था कि इस दिशा या दशा में हम क्या कर सकते हैं, प्ले को समझ सकते हैं, और ये चीजें जरूरी है। सो वेन एवर यू रीड दिस प्ले या वेन एवर यू गो विद दिस राइटर, तो हमें या आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि इतनी सारी चीजें रही है। और दूसरा चीज ये बताना चाहते हैं कि कल हमने जो है एक क्लास लिया हुआ था जॉर्ज ऑरवेल पर, और जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म था। और मुझे अंदाजा अंदाजा क्या है, जॉर्ज ऑरवेल आपके यहाँ सिलेबस में है? जीआईसी वाले मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर। तो जॉर्ज ऑरवेल का मैंने एलटी में एक नोट्स भेजा था, और वो क्लास जो है दोनों जगह के लिए है। जीआईसी में भी जॉर्ज ऑरवेल एज एन ऑथर है, कल मैंने एज एन ऑथर जॉर्ज ऑरवेल को लेकर के मैंने डिस्कस किया था। और जॉर्ज ऑरवेल का जो वर्क है एनिमल फार्म, उसको आज मैं अगर मुझे समय मिला तो मैं डिटेल में बात करूंगा। तो एक ऑथर आपका एलटी वाले से भी यहाँ कवर हो रहा है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और एक ऑथर आज हमने और कौन सा, मतलब आज हमने उसके वर्क को लिया है, वह कौन से ऑथर रहे हैं, दैट इज आपके हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी रहा है। और दूसरा चीज मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके अलावा इफ यू गो विद हैरोल्ड पिंटर का, तो द बर्थडे पार्टी का के अलावा जो है आपको ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें कुछ और मैं बात करूं, इतना तो ये कंफर्म है। लेकिन इनका एक प्ले है जिसका नाम है, देखिए जो भी क्वेश्चन आएगा आप ये मान के चलिए द बर्थडे पार्टी से ही आएगा, जो इतना डिटेल में आपको पढ़ना था। बाकी ये तो और सब चीजें है ही, उनके अदर वर्क कौन कौन से थे जिसमें आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो एक उनका प्ले है द रूम। द रूम जो है ये हैरोल्ड पिंटर का पहला प्ले था जो 1957 में आया हुआ है। ये भी कॉमेडी ऑफ मीनेस का एग्जाम्पल है, और इसमें ट्रेजी कॉमेडी के भी चीजें हैं। और अगर कोई प्ले कॉमेडी ऑफ मीनेस का एग्जाम्पल है तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें अनरिजॉल्व रहते हैं, हमेशा ध्यान में रखना। थिएटर ऑफ एब्सर्ड या कॉमेडी ऑफ मीनेस में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलता है। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड, और हियर यू फाइंड कि किस तरह से उसमें जो है दिखाया गया है गैस फायर को लेकर के, कुकिंग फैसिलिटीज को लेकर के उस समय की। और जो प्ले है इट ओपन्स विद अ रोज हैविंग वन पर्सन डायलॉग विद हर हस्बैंड बर्ड, मीन्स वहां पे हु रिमेन्स साइलेंट थ्रू आउट द होल सीन। जो रोज है एक करेक्टर है, रोज जो है मोस्टली टॉक्स अबाउट द कोल्ड वेदर। और ये एक तरह के थिएटर ऑफ एब्सर्ड का भी एग्जांपल है। तो दो चीजें मैं आपको बता दूं जो जो इस प्ले को, मतलब जो नेक्स्ट प्ले है उसमें आपको दो तीन पॉइंट है जो मेरी किताब में भी दिया गया, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि दो पॉइंट आपको मैं समझा दूं। एक तो जिस प्ले के लिए मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट जो प्ले है वो कौन सा है, द रूम। द रूम, जो ये प्ले है इस प्ले का क्या नाम है, द रूम। ये जो प्ले है ये इनका पहला प्ले था, फर्स्ट प्ले। अभी बार बार बताना नहीं किसका फर्स्ट प्ले था, ऑलरेडी हम सारे लोग जान रहे हैं। फर्स्ट प्ले ऑफ हैरोल्ड पिंटर, फर्स्ट प्ले ऑफ हैरोल्ड पिंटर। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये जो प्ले है कब आता है, 1957 में। इस पे हम लोगों ने पहले भी बात किया था, इट केम इन। इसमें ये किसका एग्जांपल है, कॉमेडी ऑफ मीनेस का एग्जांपल है। यू फाइंड व्हाट कि ये किसका एग्जांपल है, कॉमेडी ऑफ मीनेस। इट्स एन एग्जांपल ऑफ कॉमेडी ऑफ मीनेस, MENACER, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें एक कैरेक्टर है जो आप कह सकते हैं कि एक रोज नाम था। द प्ले ओपन्स विद रोज, रोज।
एक आप कैरेक्टर इनको मान सकते हैं, एक पर्सन है और इसमें केवल एक आदमी डायलॉग बोलता है और कोई नहीं बोलता है। द प्ले ओपन्स विद रोज। जो प्ले है इसका ओपनिंग होता है रोज के साथ, हैविंग अ वन पर्सन डायलॉग। अगर पूछा जाता है किस उनके किस प्ले में वन पर्सन डायलॉग है, तो द प्ले ओपन्स विद रोज हैविंग वन पर्सन डायलॉग। इस प्ले में हैविंग वन पर्सन डायलॉग, यू फाइंड व्हाट हैविंग वन पर्सन, हैविंग वन पर्सन डायलॉग, वन पर्सन। और जो रोज है यह जो है क्या करती है, रोज एक फीमेल कैरेक्टर है, यह अपने हस्बैंड बर्ट से कुछ बात करती है। रोज किससे, रोज, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, रोज टॉक विद हर हस्बैंड, रोज टॉक विद हर हस्बैंड बर्ट। रोज किससे बात करती है, अपने हस्बैंड बर्ट से बात करती है, और उनका जो हस्बैंड है ही रिमेन्स साइलेंट, वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। अगर एक क्वेश्चन आता है कि रोज जो है किससे बात करती है, तो रोज टॉक्स विद हर हस्बैंड, बर्ट से बात करती है। लेकिन जो इनके हस्बैंड है ही रिमेन्स साइलेंट। द नेक्स्ट पॉइंट, बर्ट रिमेन्स साइलेंट, बर्ट रिमेन्स साइलेंट, एक शब्द भी नहीं बोलते, बर्ट रिमेन्स साइलेंट थ्रू आउट द होल सीन। आप कहते हैं थ्रू आउट द होल ड्रामा, बर्ट रिमेन्स साइलेंट, THROUGHOUT, थ्रू आउट द प्ले, पूरे प्ले में या सीन में जो भी रहा होगा वहां पे, उसमें जो है। और जो रोज है वो मीनिंगलेस बातें करती है, ऐसा लगता है उसकी जीवन में कुछ कोई रस ही नहीं, जबकि दे आर हस्बैंड एंड वाइफ बट देयर इज नो रोमांटिक सीन। It seems that they don't have any interest. Their lives are meaningless life, futile, no interest, no attraction, no fascination, nothing at all you find in their lives. तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये निकल करके आता है, वह कौन सा पॉइंट होता है कि जो रोज बर्ड से बात करती है वह किसके बारे में बात करती है, रोज मोस्टली टॉक्स अबाउट कोल्ड वेदर। रोज, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रोज मोस्टली टॉक्स, ओ माय गॉड, TAL, talk about cold weather। रोज किसके बारे में बात करती है, कोल्ड वेदर। रोज मोस्टली टॉक्स अबाउट कोल्ड वेदर के बारे में बात करती है। यह एक पॉइंट होता है कि रोज मोस्टली टॉक्स अबाउट कोल्ड वेदर, रोज मोस्टली टॉक्स अबाउट कोल्ड वेदर। तो एक एक चीज क्या इंडिकेट करता है कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, मीनिंगलेस है, और लाइफ फ्यूटाइल है, नो इंटरेस्ट, दो दे आर हस्बैंड एंड वाइफ बट नो फैसिनेशन, नो अट्रैक्शन, you can say no charming, no lustrous eyes, are intoxicated eyes, nothing to do in life, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो दीज आर द थिंग जो हमने आपको बताया, रोज को लेकर के बताया, बर्ड को लेकर के बताया, मीनिंगलेस लाइफ उनकी है, दो दे आर द हस्बैंड वाइफ, एक आदमी केवल बोलता है, वह वाइफ बोलती है, वो कौन है, वन पर्सन डायलॉग है, रोज अकेले बोलेगी, उसका हस्बैंड जो है साइलेंट रहता है, ऐसा लगता है बीमार है या जो है पता नहीं किस दुनिया में चला गया, वो बोलबा नहीं करता, एक भी शब्द नहीं बोलता। तो ऐसा लगता है वो किस दुनिया में चला गया, किस दुनिया का प्राणी है। वाइफ इज सेइंग समथिंग, वाइफ इज इंडिकेटिंग अबाउट दिस, वाइफ इज टॉकिंग अबाउट कोल्ड वेदर, बट बट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल। ऐसा लगता है ही इज इन ऑब्लिवियस कंडीशन, अनकॉन्शियस कंडीशन, इट डजंट सीम दैट ही इज विद हिज वाइफ और एनीवन, दीस थिंग्स वी फाइंड। तो ये चीजें रही है। बाकी अगर आप देखेंगे कि उनके कुछ और प्ले है, जैसे उनका एक प्ले है द होम कमिंग, मैं उसको डिक्टेट कर दे रहा हूँ, वो आपको किताब में मिल जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ जरूरी ये बात करना। होम कमिंग है, होम कमिंग 1965 में आया है, और 1964 में लिखा गया, 1965 में पब्लिश हुआ है, और इसको जो है इट वन द टोनी अवार्ड, इसको टोनी अवार्ड मिला था बेस्ट प्ले इन 1967 में, टोनी अवार्ड बेस्ट प्ले इन 1967 में मिला हुआ था। नॉर्थ लंदन में इसकी सेटिंग है,
और प्ले में 5 मेन कैरेक्टर्स है, मैक्स है, सैम है, टेडी है, लेनी है, जो है, एंड वन फीमेल कैरेक्टर, एक ही फीमेल कैरेक्टर रूथ है, और Ruth is Teddy's wife, and the play concerns Teddy's and Ruth's homecoming, which has distinctly different symbolic and thematic. uh, थोड़ा सा मैं बता दूं, नहीं रहा जा रहा है, थोड़ा सा मैं बता दूं जो मुझे लगता है कि बात कर लेना चाहिए। एक है प्ले उनका, नेक्स्ट है द होम कमिंग। ये जो प्ले उनका द होम कमिंग है, आपको कुछ नहीं करना, आप हमारी टेक्स्ट से भी जा सकते हैं। सबसे पहला चीज की इसमें जो बात करना है, क्या करना है कि इट पब्लिश्ड इन 1965। 1965 में पब्लिश हुआ है। दूसरा चीज है कि नॉर्थ लंदन में सेटिंग है। द नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, सेटिंग इन नॉर्थ लंदन। सेटिंग कहाँ पर है? नॉर्थ लंदन में। प्ले में कितने कैरेक्टर्स हैं? 5 कैरेक्टर्स हैं। 5 कैरेक्टर्स, CHARACTERS। 5 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक है मैक्स, दूसरे हैं सैम, तीसरे हैं मैक्स, सैम, टेडी, टेडी, लेनी, LENNY। नेक्स्ट है मैक्स, सैम, टेडी, लेनी, जो, JOEY, JOEY। ये 5 मेल कैरेक्टर है। मैक्स 1, सैम 2, टेडी 3, लेनी 4 एंड जो 1 2 3 4 5। 5 कैरेक्टर आपको नजर आ रहे हैं। ये 5 मेल कैरेक्टर, इसका मतलब यहाँ पे जो बात लिखनी चाहिए थी कि 5 मेल कैरेक्टर, MALE, 5 मेल कैरेक्टर्स, आप ये समझ लीजिएगा। उसके बाद आपका एक फीमेल कैरेक्टर रूथ, 1 फीमेल कैरेक्टर, कैरेक्टर रूथ, RUTH, रूथ। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि जो रूथ है वह टेडीज वाइफ है, और वो लोग अपने होम को वापस आए हुए हैं। तो उसका क्या मतलब है होम को वापस आना, उस चीज को लेकर के यहाँ पे बताया गया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट। रूथ इज द वाइफ ऑफ, रूथ इज द वाइफ ऑफ टेडी, टेडी। इसमें क्या दिखाया गया? दोनों के होम कमिंग को लेकर के, कि रूथ और टेडी दोनों जो है घर को वापस आते हैं, तो उनका होम कमिंग जो जो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि प्ले का नाम भी है, और आप देखेंगे कि होम कमिंग, उसका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या वो इशारा करता है, उस तरह की चीजें रही है। इसके अलावा उनका एक प्ले है द हैंड्समेड टेल है, साइलेंस है। हैंड्समेड टेल में दिखाया गया कि इसको ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, मार्गरेट एटवुड नावल का नावल भी इस पर आया था, द केयर टेकर, मिक एंड हिज ब्रदर। इसमें कोई ऐसा बहुत तो नहीं समझ में आ रहा है। साइलेंस एक उनका प्ले है जो 1969 में परफॉर्म किया गया था, और विंटर ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा। थोड़ा सा वो सब चीजें आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन ये 2 3 प्ले जो अभी आपसे मैंने डिस्कस किया है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना था, और मैंने आपसे इससे बात कर लिया कि हाँ क्या क्या चीजें रही है। तो इन दिस वे आज की क्लास में हम लोगों ने हैरोल्ड पिंटर को पूरा किया है। कल मैंने आपको बताया था कि जॉर्ज आरवेल को लेकर के मैंने बात किया था, और उनका एक वर्क है एनिमल फार्म।
उस एनिमल फार्म को लेकर के मुझे बात करना है। और हो सकता है कि आज मैं बात करूं, अगर मैं टाइम से नहीं बात कर पाया, मीन्स इन द सेंस हो सकता है कि मैं लेट उस क्लास में जाऊँ, क्योंकि